हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह बेस्ट क्वेश्चनों को लेकर आ गई हूँ। ये खेल मनोविज्ञान के अधिगम यानी लर्निंग से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें लर्निंग के सिद्धांत एंड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। एंड फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराया जाता है। एंड यहाँ पे थ्योरी सेशन एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंड बेस्ट क्वेश्चनों का 100 से ज़्यादा प्रैक्टिस एंड सभी थ्योरी सेशन डिटेल में बताया गया है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी चीज़ों को चेकआउट कीजिए और अध्ययन कीजिए। जैसा कि आपका बिहार स्टेट का एग्जाम आपके सर पे है, यानी कि बहुत जल्द करा रहा है, तो आप मेन टॉपिक जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। मेरे चैनल पे चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिया हुआ है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, चेकआउट कीजिए, वहाँ प्रैक्टिस कीजिए और आप अपने एग्जाम में 100% है क्वालिफाई कर जाएंगे। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि विद्यार्थी गलत करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए कि दंडित करना चाहिए कि माता पिता से शिकायत करना चाहिए कि मार्गदर्शन एवं परामर्श देना चाहिए? तो दोस्तों, उसको मार्गदर्शन एवं परामर्श देना चाहिए। ठीक है, यही एक अच्छे शिक्षक का कर्तव्य है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। जड़त्व का नियम, संवेग का नियम यानी त्वरण का नियम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो उन्हें प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियो का नियम, स्थिरता का नियम। यहाँ पे स्थिरता का नियम आपका बी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, दिया गया है कि गति के नियमों को दिया था न्यूटन ने कब? 1687 में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा। और किस पुस्तक में अपने गति के नियमों को प्रकाशित किया था? तो प्रिंसिपिया में। इनका प्रथम नियम था जड़त्व का नियम, स्थिरता का नियम, यानी कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, अगर गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा क्रियात्मक सुधार लाए जाने को क्या कहते हैं? तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा जो क्रियात्मक सुधार लाया जाता है उसको हिप्नोसिस यानी कि सम्मोहन कहते हैं। ठीक है, यानी हिप्नोसिस या सम्मोहन वह कला है जिसके द्वारा मनुष्य उस अर्धचेतन अवस्था में लाया जाता है जो समाधि या स्वप्नावस्था से मिलती जुलती है, किंतु सम्मोहित अवस्था में मनुष्य की कुछ या सब इंद्रियां उसके बस में रहती हैं। कभी कभी यह सम्मोहन बिना किसी सुझाव के भी काम करता है और केवल लिखाई और पढ़ाई में भी काम करता है। नेक्स्ट दोस्तों, गेस्टाल्ट ने प्रतिपादित किया था। तो गेस्टाल्ट ने प्रतिपादित किया था अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी, यानी कि इनसाइड थ्योरी अंतर्दृष्टि के गेस्टाल्ट के जो पिता हैं वो हैं वर्दीमर, बट इसको प्रयोग किया था सबसे पहले कोहलर ने। तो अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर प्रयोग किया था कोहलर ने चिंपैंजी पर। जहाँ कोहलर नहीं दिया है तो आपका क्या हो जाएगा? गेस्टाल्ट ने प्रतिपादित किया था अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ठीक है, तो सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक है जर्मनी मनोवैज्ञानिक वर्दीमन कोहलर कोफका। इस सिद्धांत को पूर्णाकार या समग्रकृति सिद्धांत भी कहते हैं, इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट, अधिगम यानी सीखने का मुख्य सिद्धांत क्या है? मुख्य सिद्धांत है सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सीखना वास्तव में एक विस्तृत व्याख्या रखता है। सीखने की प्रक्रिया जन्म से शुरू हो जाती है तथा सारा जीवन निरंतर चलता रहता है। सीखने का अर्थ है परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना। सीखना सरल से जटिल की ओर होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वानुमान का सिद्धांत किसने दिया? पूर्वानुमान यानी कि अविशेष ऊर्जा, अतिरिक्त शक्ति। पूर्वानुमान यानी भविष्यदर्शी धारणा दोस्तों। ठीक है, पूर्वानुमान यानी कि भविष्यदर्शी धारणा, एंटीसिपेटरी थ्योरी किसने दिया है? इसको दिया है कार्ल ग्रूस ने। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, सामाजिक धारणा, सोशल थ्योरी दिया था अरस्तु ने। अधिगम सिद्धांत, सीखने के सिद्धांत दिया है थार्नडाइक ने। 3 सिद्धांत मुख्य दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। एंड अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत यानी कि सरप्लस एनर्जी थ्योरी दिया है हर्बर्ट स्पेंसर एंड सीलर ने। बुद्धिलब्धि सबसे पहले बताया टर्मन ने। पूर्वानुमान सिद्धांत जिसे हम कहते हैं एंटीसिपेटरी थ्योरी, भविष्यदर्शी धारणा, कार्ल ग्रूस ने दिया है। एंड मनोरंजनात्मक धारणा, रिक्रिएशनल थ्योरी दिया है
लॉर्ड केम्स एंड G.W. पैट्रिक ने। एंड पुनः अवलोकन पुनर्कथन यानी रिकैपिचुलेटरी थ्योरी दिया है G. स्टैनली हॉल ने, जो पूर्व अनुभवों को पुनः अनुभव करता है। एंड मनोविश्लेषण धारणा साइको एनालिटिक थ्योरी दिया है सिगमंड फ्रायड ने। एंड खेल ही जीवन है धारणा प्ले लाइफ थ्योरी दिया है जॉन ड्यूवी ने। संज्ञानात्मक सिद्धांत कॉग्निटिव थ्योरी दिया है जीन पियाजे ने। एंड सहज प्रवृत्ति धारणा इंस्टेंट प्रैक्टिस थ्योरी दिया है विलियम मैकडूगल ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना है, यह परिभाषा दी है। तो इस परिभाषा दी है कोहलर ने, जो अपने सूझ अंतर्दृष्टि सिद्धांत में चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो संपूर्ण परिस्थिति का अध्ययन जो चिंपैंजी होता है, संपूर्ण ऊपर केला लटका दिया जाता है, नीचे एक बेंच रख दिया जाता है, और जो वो चिंपैंजी होता है संपूर्ण परिस्थितियों का अध्ययन करता है और टेबल पर चढ़ के उस केले को खा लेता है। बट दूसरी स्थिति में उन्होंने क्या किया कि केले को और ऊपर रख दिया और नीचे जो है 2 बेंच रख दिया, और उस चिंपैंजी ने फिर परिस्थितियों का अध्ययन किया, संगठन किया, सोचा, उसके बाद एक टेबल के ऊपर दूसरा टेबल रख के उस केले को खा लेता है। यानी कि संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना है, एक बात कही है कोहलर ने। एंड यहाँ पे कुछ परिभाषा दिया गया है। गेट्स का कहना है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यानी सीखना है। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि सीखना क्या है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम यानी सीखना है। बुरवर्थ कहते हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया था, आप सबको पता है, इन्होंने थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने अपने प्रयोग बिल्ली पर किया था। यानी कि प्रयास और त्रुटि सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। प्राणी के सामने जब कोई नई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वह इसे अभियोजन करने के लिए स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं करने लगता है। यह प्रतिक्रियाएं आरंभ में त्रुटिपूर्ण होती हैं, किंतु प्रतिक्रिया करते करते उसकी प्रतिक्रिया में अचानक सफलता मिल जाती है। सफलता मिलने पर वह उस क्रिया को पुनरावृत्ति करता है, दोहराता है, जिससे प्रत्येक प्रयास में त्रुटियों की संख्या कम होती जाती है और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जबकि वह बिना किसी त्रुटि के कम समय में ठीक ढंग से सही कार्य को करने लगता है। इसे ही सीखने का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सारी क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन है। तो सारी क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन को कहते हैं खेल मनोविज्ञान। क्या कहते हैं? खेल मनोविज्ञान। यानी कि दोस्तों खेल मनोविज्ञान खेल परिवेश में मानव व्यवहार के मानसिक पहलू के अध्ययन पर बल देता है। ब्राउनी के अनुसार खेल मनोविज्ञान सभी स्तरों पर खेलों और सारे क्रियाकलापों के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का विनियोग है। तो खेल मनोविज्ञान के पिता हैं कोलमैन ग्रिफिथ, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। दोस्तों गेट्स का परिभाषा है। गेट्स ने कहा है कि अनुभव एवं व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है। तो आप आँख मूंद के व्यवहार का विज्ञान, क्योंकि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, अब इसे वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कभी भी वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, तो व्यवहार का विज्ञान। मैकडूगल ने इसके बारे में लिखा है, कहा है कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन उसी रूप में करता है जिस रूप में वह घटित होता है, इसलिए मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है। तो अरस्तु और प्लेटो दोनों ने कहा है, बट यहाँ पे अरस्तु आपका राइट मानता है, तो अरस्तु आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो ग्रीक भाषा से हुआ है, बट यहाँ पे ग्रीक दिया नहीं है, लैटिन आपका राइट होगा, बट यहाँ पे ग्रीक दिया रहेगा, यूनानी भाषा से हुआ है। यानी मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के यानी ग्रीक भाषा के साइके प्लस लोगोस से मिला हुआ है। साइके का अर्थ होता है आत्मा यानी सोल, एंड लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन करने वाला। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है गति के तीसरे नियम को ऐसे भी जानते हैं। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। प्रथम जड़ता का नियम, द्वितीय संवेग यानी त्वरण का नियम, तृतीय क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इनके तृतीय नियम को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उन्होंने 1687 में
अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के 3 नियमों का उल्लेख किया है, याद रखिएगा। ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर और विपरीत क्रिया होती है, यानी कि जैसे बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग करना, डाइविंग बोर्ड पर अधिकतम ऊंचाई के लिए स्प्रिंगिंग करना और ट्रम्पोलिन पर बाउलिंग करना और दीवार पे गेंद को मारना। ठीक है। जितना बल हम किसी वस्तु पर लगाएंगे वो वस्तु पे हम पर उतना ही बल लगाएगा, यानी हम दीवार पर अगर गेंद को मारते हैं तो वो गेंद जितने हम स्पीड से मारते हैं उतने ही बल से हमारी तरफ वापस आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह परिभाषा किसने दी है कि मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो किसने दिया है वैज्ञानिक अध्ययन है? तो क्रुक्स एंड स्ट्रेन ने दिया है। क्रुक्स एंड स्ट्रेन ने दिया है। मैकडूगल का कहना है कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। डेजी, डेटो, हाउसन तथा जैक्सन कहते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान मनुष्यों प्राणियों के व्यवहार और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जो व्यवहार एवं आचरण से जुड़ी है का अन्वेषण है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों को खेल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है? इसे का उत्तर संदिग्ध है, कोई अच्छा उत्तर नहीं दिया गया है। क्यों खेल मनोविज्ञान इसलिए पढ़ाया जाता है मेरे ख्याल से क्योंकि यह जो है व्यवहार से संबंधित है। व्यवहार से संबंधित है क्योंकि उस समय जो इमोशंस होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए खेल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है कि वो हतोत्साहित न हो, अपना उत्साह बनाए रखे। तो यानी खेल मनोविज्ञान के पितामह कौन है? कोलमैन ग्रिफिथ को खेल मनोविज्ञान का पिता माना जाता है। खेल मनोविज्ञान खेल प्रतियोगिताओं में टीमों एवं उनके खिलाड़ियों के आचरण से संबंधित है जो एथलीटों के प्रदर्शन में गुणात्मक परिवर्तन लाती है। नेक्स्ट है, आधुनिक मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? तो व्यवहार से। ठीक है, व्यवहार का अध्ययन है, याद रखिएगा। आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। नेक्स्ट है, यहाँ पे किस परिभाषा दिया गया है? स्किनर कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। स्किनर का क्या कहना है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मन का कहना है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। क्रू का कहना है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। आचरण और व्यवहार होगा तो मैकडूगल होगा। मनोविज्ञान व्यवहार और मानव संबंध होगा तो क्रू होगा, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखलाई के नियम देने वाला है। तो सीखने के नियम कौन दिए थे दोस्तों? थॉर्नडाइक ने। इन्होंने सीखने के 2 नियम दिए थे, एक मुख्य नियम, दूसरा गौण नियम। सीखने के मुख्य नियम इन्होंने तत्परता का नियम, मुख्य नियम में इन्होंने तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एंड प्रभाव का नियम दिया था। और गौण नियम में इन्होंने दिया था, गौण नियम में इन्होंने बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक प्रक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम दिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पावलोव से संबंधित है। तो पावलोव ने दिया था सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत यानी कंडीशनिंग थ्योरी, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत इन्होंने दिया था। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सीखने का अनुबंधन सिद्धांत। इन्होंने अनुक्रिया उद्दीपन अनुक्रिया में जो संबंध स्थापित होता है उसी को अनुबंधन यानी सीखना कहते हैं, इन्होंने यह बताया। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था एंड इन्होंने जो स्वाभाविक उद्दीपक होता है, खाना सामने रखा कुत्ते के और उसके लार जो निकलता है उसको मेजर किया। उसके बाद उन्होंने कुछ समय पश्चात खाने के साथ साथ यानी वास्तविक उद्दीपन के साथ साथ घंटी बजाया, यानी कि अवास्तविक उद्दीपन रखा। इसी प्रकार बार बार खाना, वास्तविक उद्दीपन और अवास्तविक उद्दीपक घंटी दोनों साथ में बजाया तो कुत्ते के लार को मेजर किया। उसके बाद कुछ समय पश्चात उन्होंने क्या किया कि खाना हटा दिया, केवल घंटी बजाया तो भी कुछ जो यानी कि उस घंटी के प्रति जो अस्वाभाविक उद्दीपक था उसके प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया लार आना, कुत्ते का जो अनुक्रिया था उस अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी के प्रति हो गया था, इसलिए इसको अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, नौसिखियों में अधिग्रहण प्रक्रिया होती है। तो नौसिखियों में अभिग्रहण प्रक्रिया जो है वो धीमी होती है क्योंकि आप नए नए सीखने जाएंगे तो किसी भी चीज़ को अनुकूलन जो चीज़ें होती हैं जल्दी से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, धीमे धीमे सीखेंगे, धीरे धीरे। यानी सीखना
या अधिगम एक व्यापक या सतत प्रक्रिया, जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। प्रारंभ में कोई भी मनुष्य या व्यक्ति उसे किसी भी वस्तु का पता नहीं होता है तो वह उसे जानने का प्रयास करता है, जिससे उनमें उसे समय लगता है, एकाएक नहीं सीख जाता। एग्जाम्पल के लिए, छोटे बालक के सामने जलता दीपक ले जाने पर वह दीपक की लौ को पकड़ने का प्रयास करता है। उसको ज्ञान नहीं है कि दीपक की लौ को हम पकड़ेंगे तो जल जाएंगे, बट धीरे से जब वो पकड़ता है तो जल जाता है, तो दोबारा से वो नहीं पकड़ता है। इस प्रयास में उसका हाथ जलने लगता है और हाथ को पीछे कर लेता है, क्योंकि वो उसके लिए नया है। इस प्रकार हम धीरे धीरे से सीखते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा से मूल नैसर्गिक व्यवहार को समाज स्वीकृत व्यवहार के रूप में बदला जा सकता है। सही बात है। इसके संबंध में तर्क आर है कि सह शिक्षा कार्यक्रम में वयस्क बालक एवं बालिका एक दूसरे का सम्मान करना सीख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर ने प्रस्तुत किया था। तो स्किनर ने क्या प्रस्तुत किया था? स्किनर ने सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, यानी कि इनके सिद्धांत को सीखने का ऑपरेंट अनुकूलन सिद्धांत भी कहते हैं। सीखने का ऑपरेंट अनुकूलन सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर B.F. स्किनर ने किया था। यानी कि प्रमुख आधार थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रभाव का नियम था। इन्होंने थॉर्नडाइक के विरुद्ध दिया था। थॉर्नडाइक के नियम को एसआर यानी कि स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी कहा जाता है, बट स्किनर के सिद्धांत को आरएस सिद्धांत, रिस्पांस स्टिमुलस सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि इनके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन या सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या ऑपरेंट थ्योरी बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्कूल में प्रवेश की देरी से इन पर बल देना चाहिए। किस पर? बच्चे के व्यक्तिगत विकास पर एंड एक समूह के सदस्य के रूप में व्यक्ति का विकास पर, इन दोनों पर बल देना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, ए एंड बी दोनों, ए एंड बी दोनों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्यालय के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम में इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? तो स्वास्थ्य शिक्षा विद्यालय में देना चाहिए, स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में बताना चाहिए, स्वास्थ्य रिकॉर्ड का रख रखाव ही बताना चाहिए, बट उस बीमारियों का इलाज इसमें नहीं आता क्योंकि यह एक क्लिनिक में होता है। ठीक। एंड यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, थोड़ा आप पढ़ सकते हैं अपने। ठीक है कि स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों में स्वास्थ्य सेवाएं संबंधी कार्यक्रमों को चलाया जाता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रत्येक छात्र का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से अधिक स्वास्थ्य का विकास करना होता है। विद्यालय प्रशासन द्वारा इस ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे छात्र स्वस्थ जीवन जीते हुए निरोगी रहे। एक विद्यालय के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में जिन आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है उनका क्रमबद्ध विवरण है कि उसे स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं ज्ञान देना चाहिए, संक्रामक रोगों के बारे में, नियंत्रण के बारे में बताना चाहिए, आपातकालीन देखभाल संबंधी क्रियाओं के बारे में बताना चाहिए। विद्यालय के सभी क्रियाओं छात्रों का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण भी कराना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि तेज अनुकूलन प्रक्रिया इनमें से किसमें होती है? दोस्तों यहाँ पे नौसिखिया आंसर दिया है, बट नौसिखिया नहीं हो सकता क्योंकि नौसिखिया में धीरे धीरे अनुकूलन होगा, वो तेज अनुकूलन कैसे करेगा? नहीं करेगा। यानी कि एक अनुभवी निष्पादक जो होता है वो आपका तेज अनुकूलन प्रक्रिया कर सकता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। आपके अनुसार कौन होना चाहिए आप बताइएगा। यानी कि एक अच्छा विद्यार्थी सीखने में के हर मौके को एक अच्छा अवसर मानकर उसका उपयोग करता है। सीखने के पूर्व उल्लेखित विभिन्न विधियों या प्रकार सीखने के बारे में कुछ मूल प्रकट करता है। नौसिखिया में अनुकूलन प्रक्रिया कम पाया जाता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ये है कि अधिगम स्थिति में किसी भी कौशल के प्रशिक्षण द्वारा सीखना अन्य परिस्थिति में भी स्थानांतरित एवं उपयोग लाया जा सकता है। सही बात है। जिसे हम पहले से ज्ञान को नए ज्ञान सीखने में हम उपयोग करते हैं उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। इसके तर्क में आर दिया गया है कि टेनिस के कौशल का उनका स्थानांतरण जिम्नास्टिक कौशलों को सीखने में हो सकता है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये सही है बट आर गलत है, क्योंकि
टेनिस का सीखने का हम बैडमिंटन में कर सकते हैं, बट जिम्नास्टिक में नहीं कर सकते, एकदम अलग है। क्या है कि सीखने का स्थानांतरण सिद्धांत समान तत्वों के सिद्धांत पर आधारित होता है। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका बी, ए सही है परंतु आर गलत है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन ए है कि अधिगम व्यवहार मानव संस्कृति की पहचान के लिए संप्रेषित होता है। यह सोचने का, विश्वास करने एवं क्रियाकलाप करने का तरीका है। बात सही है, ठीक है। एंड तर्क आर है कि बच्चा जिस संस्कृति में जन्म लेता है उसके उसी क्रियाकलाप संस्कृति से निर्देशित होते हैं, तो उसके क्रियाकलाप उसी से संश्लेषित होते हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन राइट प्रतीत होता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट दिया गया है कि ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे मिलाना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मिला सकते हैं कि जे.आर. शेरमन द्वारा दिए गए उद्देश्य क्या है? सामाजिक और भावनात्मक विकास। क्या है? सामाजिक और भावनात्मक विकास, राइट है। एंड चार्ल्स से बूचर द्वारा उद्देश्य क्या है? चार्ल्स से बूचर, बी का 3 हो जाएगा। गामा की एवं गतिविधियों का विकास इन्होंने दिया है उद्देश्य। एंड एडवर्ड वाल्टमर का उद्देश्य है, एडवर्ड वाल्टमर का उद्देश्य है शरीर के कार्बनिक तत्वों का, तंत्रों का विकास, सी का 2 हो जाएगा। एंड ब्लूम और क्रथनोइल द्वारा उद्देश्य है कि मनोवृत्ति का विकास। इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको मिलान करना है, इसमें भी देख सकते हैं कि प्रयोगात्मक खेल मनोविज्ञान में क्या हो सकता है? प्रयोग मतलब अन्वेषण यानी खोज होता है, तो यहाँ पे ए का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा। एंड शिक्षात्मक खेल मनोविज्ञान, यह खिलाड़ियों को ज्ञान देता है, तो यहाँ पे आपका बी का 4 हो जाएगा। एंड नैदानिक खेल मनोविज्ञान, यह एक मदद करता है, ठीक है, मदद या बचाव तथा प्रदर्शन को बढ़ाता है, तो सी का 1 हो जाएगा। एंड विकास खेल मनोविज्ञान, यह क्या करता है? प्रतियोगात्मक अनुभवों में व्यक्ति होता है, ठीक है, तो डी का 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं मिलाया गया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मिलाना है। यहाँ पे आपको देखना है कि उद्दतता है आपका शीघ्रता, उद्दता मतलब उद्दत है, शीघ्रता कर रहा है, यानी कि शीघ्रता और प्रभावपूर्ण ढंग से यहाँ पे उद्दत, किसी चीज़ के लिए उद्दत होना यानी कि शीघ्रता होना आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए का 2 होगा। एंड व्यायाम जो है एक अभ्यास होता है, इसलिए बी का 3 हो जाएगा। प्रभाव जो है यह संतोष असंतोष के नियम पर आधारित होता है, यहाँ पे सी का 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड सीखना जो है अनुभव एवं प्रयास द्वारा, अनुभव और अभ्यास द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना है, तो डी का 4 हो जाएगा। आसानी से आप इसको मिला सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं मिलाया हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम और परिस्थितियों में सफलता और असफलता संबंधित है। अधिगम और गतिविधियों में सफलता और असफलता संबंधित है। किससे? सफल होने की लालसा की शक्ति से संबंधित है। आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपके अंदर सफल होने की लालसा होता है कि हम इतना मेहनत करेंगे तो इतना सफलता मिल सकती है। तो यहाँ अधिगम और कौशलों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जो सफलता असफलता दोनों
सफल दोनों की लालसा को प्रभावित करती है जब खिलाड़ी प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षण प्राप्त करता है और उसके बाद प्रतियोगिता की तैयारी के समय उसके मस्तिष्क में सफलता असफलता की चिंता बनी रहती है और यही दुश्चिंता सफल होने की लालसा को मजबूती करता है। जैसे आप तैयारी भी कर रहे हैं तो आपके मन में ये चल रहा है कि सफल होंगे कि असफल होंगे, कितना पढ़ेंगे, क्या तैयारी करना है, कितना कमी है, ये चलता रहता है, वही आपको एक सफलता दिलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे मिलाने के लिए दिया गया है वृद्धि। वृद्धि क्या है दोस्तों? वृद्धि और विकास में यही अंतर है कि वृद्धि एक निश्चित समय तक आकार और आकृति में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे 1 और 3 हो जाएगा। नाप यानी इसको हम माप सकते हैं, वृद्धि को हम माप सकते हैं, ठीक है, तो 1 और 3 हो जाएगा। और विकास जो है जिसको हम माप नहीं सकते हैं, इसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो परिपक्वता आने पर गुणात्मक परिवर्तन होता है, बी का 2 हो जाएगा। और परिपक्व क्या होता है? तो परिपक्व जो होता है एक उच्च परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे होने वाला बदलाव होता है। सीखना क्या है? व्यवहार में बदलाव है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे मिलान करना है। एकाग्रता क्या है दोस्तों? एकाग्रता जो है वो हमारा चेतनता है। आप कुछ कार्य करते समय चेतन अवस्था में है कि नहीं है, उस वस्तु पर आपका ध्यान है कि नहीं, ये चेतनता है। मानसिक कल्पना क्या है? तो मानसिक कल्पना जो है प्रतियोगिता पूर्वाभ्यास है, यानी कि पहले से आप किसी चीज़ को अब पूर्वाभ्यास कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, तो एक पूर्वाभ्यास प्रतियोगिता पूर्वाभ्यास है, ठीक है। एंड समूह गतिशीलता क्या है? समूह गतिशीलता जो है एक की अनुभूति है। क्या है? एक की अनुभूति है, सी का 1 हो जाएगा। एंड दृष्टिकोण क्या है? एक भाषित व्यवहार है किसी चीज़ का, इस चीज़ के बारे में आप क्या दृष्टिकोण रखते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आई होंगे। कोई भी डाउट होगा कमेंट में बताइए, जिससे सभी मिलकर उस क्वेश्चन का समाधान किया जाएगा। और इसी तरह आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नई वीडियो को अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।